वंदे मातरम सत्ता का टेम्परेचर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। उत्तर प्रदेश भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2021 यानी कि कल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश और देश भर की जनता को बड़ा सौगात के रूप में इस एयरपोर्ट को बनाने की घोषणा की थी और इसी के तहत अब ये बनने के लिए अग्रसर है। उत्तर प्रदेश को मिलने वाली सौगातों में से एक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को देने वाले हैं। ये एक और बड़ी सौगात होगी उत्तर प्रदेश के लिए। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जिस तरह से इस एयरपोर्ट को बनाने का प्लान तैयार किया गया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विकास में भी जेवर एयरपोर्ट अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। इसे करीब 5000 हेक्टेयर में बनाया जाना है। पहले चरण में 1339 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे। इसकी लागत 29,500 करोड़ रुपए आएगी, जबकि यहां से सालाना करीब 1.25 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होगी। और इस बीच इसे एक बड़ी उम्मीद के तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए देखा जा रहा है। आपको बता दें, जब जेवर एयरपोर्ट का ऐलान हुआ था तो उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के लिए उत्साह का माहौल था, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट को लेकर लक्ष्य ये है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना जाए और विश्व में सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक जेवर एयरपोर्ट की गिनती हो। ये चाहत कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश विकास की राह में जिस तेजी से बढ़ रहा है, चुनाव से ठीक पहले इसके कई मायने भी हैं। एक तरफ विपक्ष विकास कार्यों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार ये बार बार दिखा रही है कि कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश किस तरीके से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और कैसे विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, इन सभी चीज़ों पर सवाल पूछेंगे और उसके साथ जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपडेट्स ले लेंगे। राजकुमार, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कल ही हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने के लिए नोएडा आए थे, जहां पर कार्यों को लेकर जायजा उन्होंने लिया। एक बड़ी सौगात ना सिर्फ नोएडा के लिए है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है, भारत के लिए। एशिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सांची, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस समय उस एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूँ और तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ कल शिलान्यास होना है, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर ये यमुना एक्सप्रेसवे है। मेरे पीछे की तरफ जो रास्ता है, जिधर से ये वाहन आ रहे हैं, ये सीधे आगरा की तरफ, लखनऊ होते हुए प्रदेश की राजधानी की तरफ जाते हैं। मेरी बाएं तरफ ये जो ज़मीनें टोटल एक्वायर हो चुकी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल प्लॉट जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं। जल्दी उन्हें कब्जे दिए जाएंगे ताकि एक औद्योगिक नगरी हो सके। और जहाँ तक आपके सवाल का अब जो अपडेट है उसका, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1:30 बजे का कार्यक्रम है। आज तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर स्थलीय निरीक्षण करने के बाद यहाँ से गए और कल सुबह तकरीबन 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आने का कार्यक्रम है। 1:30 बजे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जहाँ तक इस एयरपोर्ट की बात है, तो अभी तक हिंदुस्तान के अंदर ये अपने आप में पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहाँ पर कार्गो और जहाँ पर सवारियों के साथ साथ डोमेस्टिक के साथ साथ जहाँ पर कार्गो की व्यवस्था भी होगी। और ये जो पूरा इंडस्ट्रियल हब जो बनाया जा रहा है सांची, आसपास जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके बहुत मद्देनज़र रखते हुए इस जो एयरपोर्ट है उसको रखा जा रहा है। जितने भी हवाई जहाज़ इस समय हिंदुस्तान के अंदर उड़ते हैं, उनकी सर्विसिंग के लिए सर्विस स्टेशन भी इस एयरपोर्ट पर बनाए जाएंगे। इससे कई मायनों में, मतलब ये अपने एशिया का सबसे बड़ा
इकलौता एयरपोर्ट होगा और हिंदुस्तान का ये छठा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हालांकि यहाँ से अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 82 किलोमीटर के आसपास बैठती है। हालांकि इंटरनेशनल मानक जो थे वो ये थे कि 150 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन भारत सरकार ने इसमें तमाम तरह के परिवर्तन करने के बाद ये निर्णय लिया है। और ये सौगात ये देश के लिए, प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात है और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ एक अग्रसर कदम इसको माना जाना चाहिए। और पूरी दुनिया जो अब तक हिंदुस्तान को दूसरी निगाह से देखती थी, अब अभी तक हमारे जो हवाई जहाज़ हैं उनके लिए हमें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड यहाँ पे सर्विस स्टेशन के लिए उन्हें भेजना पड़ता है, सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर उनके सर्विस भी होगी तो एक कहीं ना कहीं एक सशक्त भारत और समृद्ध भारत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम इसको माना जाना चाहिए। जी सांची। अच्छा, इस बीच प्रेम कुमार जी, एक चीज़ माननी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार की कि काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों को तो बहुत ज़बरदस्त तरक्की उत्तर प्रदेश ने की है। हालांकि इसमें भी होड़ लगी रहती है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में कि प्रोजेक्ट किसका था, आइडिया किसका था, कोशिश किसकी थी, ऐलान किसका था और काम किसने करके दिखा दिया। लेकिन इन सब के बीच में अब एक के बाद एक जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और इस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। चाहे प्रत्येक जिले को जिला अस्पताल देने की घोषणा हो, इसके अलावा ये बड़े एयरपोर्ट को बनाना, टूरिस्ट स्पॉट को विकसित करना, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, ये तमाम वो जगह थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और मजबूती की अपेक्षा रख रहे थे पिछले कुछ समय में। आज जब वाराणसी भी पहुंचते हैं और लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि काम हुआ है। प्रेम कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आवाज पहुंच रही है जी। देखिए, आप बात रख रही हैं कि विकास की ओर प्रदेश कदम बढ़ा रहा है, देश कदम बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से बढ़ना ही चाहिए और विकास की ओर कदम बढ़ना देश के लिए और वहाँ के नागरिकों के लिए आवश्यक है। अब लेकिन होता क्या है, आलोचना कहाँ होती है? आलोचना होती है कि आप नींव डाल रहे होते हैं और बता रहे होते हैं जैसे सब कुछ हो गया। जैसे जेवर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की आज क्या होगी? नींव डाली जाएगी। बन गया क्या? अभी बना नहीं है। लेकिन जो ये जेवर एयरपोर्ट बनेगा, जो 2024 में बनेगा और उसकी जो एयर ट्रैफिक क्षमता है वो अनुमानित है कि वो 9 करोड़ सालाना तक जाएगी। तो अभी दिल्ली में देखिए 9 करोड़ है भी नहीं, लेकिन फिर भी दिल्ली में जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 2011 में बना था, तो उसके बाद से देश निश्चित रूप से एक अलग तस्वीर उभरी। आज भी पूरे एशिया में, दक्षिण एशिया में आधा जो पैसेंजर है ये दिल्ली और मुंबई मिलकर के उसको पूरा करते हैं, आधा। तो ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी तो हिंदुस्तान के पास है। और जेवर एयरपोर्ट अगर बन जाता है तो इसके बन जाने के बाद में दुनिया का ये चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा इंटरनेशनली, और जाहिर है कि एशिया में हमारी क्षमता और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसमें पॉलिटिक्स कोई नहीं करता है, पॉलिटिक्स नहीं होती है। पॉलिटिक्स होती है जब ये चुनाव के समय में इसको आधारशिला रख करके ये बनाया जाता है कि जैसे हमने पूरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की पलट दी। जी देखिए, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं की आपने बात की, स्वास्थ्य में जो भी अचीवमेंट्स रहा, लेकिन कोरोना काल में तो उसकी पोल खुल गई, है ना। हमारे कुपोषण के मामले में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा है और हिंदुस्तान अपने आप में दुनिया में निचले नंबर से है। तो ये एक तरफ विकास के दावे हैं, तो उसकी परीक्षा तो इन्हीं कसौटियों से होती है कि हमारा जीवन स्तर कहाँ बढ़ा, हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी बढ़ी, जीवन हंगर इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हैं, पोषक तत्व हमें मिल रहे हैं कि नहीं। ये लिविंग स्टैंडर्ड से मापते हैं। अगर हम ये मापना बंद कर देंगे तब तो सब बहुत अच्छा है। 5वीं अर्थव्यवस्था वाला हमारा हिंदुस्तान है, कम से कम दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में है। लेकिन पिछड़े पोषक तत्वों में देखें, खान पान में देखें, हंगर इंडेक्स में देखें तो हमारा देश बहुत पिछड़ा नजर आता है, गरीब देशों के करीब नजर आता है। जी सांची जी, निश्चित तौर पर देखिए, प्रेम कुमार जी का सम्मान करते हुए जैसे उन्होंने जो भी बात रखी है, मैं हर एक चीज को आत्मसात करते हुए, जहां तक बात है देश और प्रदेश की, निश्चित तौर पर देश और प्रदेश की जो व्यवस्थाएं होती है
वो कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी संरक्षणा, उसके बाद जो होती है उनके वहां पर जो अपराध किस तरह से, उसके ऊपर में आपने किस तरह से अंकुश लगाया, आपने विकास को किस तरह से दिया, उस प्रदेश को आपने निवेश कितना दिया, निश्चित तौर पर उसके बाद फिर कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी आपने किस तरह से दिया उस प्रदेश को, वहां के जनता के की जो समस्याएं होती है उसको आपने किस तरह से बेहतर तरीके से आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया, समस्याओं को सुना, समस्याओं को सुलझाया। निश्चित तौर पर देखिए, प्रदेश जो अभी उत्तर प्रदेश है, निश्चित तौर पर योगी जी और हम जो पहले भी कहते थे, जो डबल इंजन की जो हम जहां पर बात करते थे, निश्चित तौर पर अभी आप देखेंगे जो कि अपने देश के अंदर में डबल इंजन की जहां तक अगर उदाहरण के स्वरूप अगर लिया जाए तो आज उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर हर एक प्रदेश में सबसे आगे उनके विकास के एजेंडे, वहां पर उनके अपराधियों के ऊपर में लगाम, शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, या प्रेम कुमार जी ने जिस तरह से कहा कोरोना काल में, निश्चित तौर पर देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी जनसंख्या, लेकिन वहां पर कोरोना काल में जिस तरह से प्रबंधन को और जिस तरह से संभाला गया मुख्यमंत्री जी द्वारा, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। हाँ, जिस तरह से कोरोना काल में हम लोगों के पास, हमारे पास जो लहर आई थी, वो लहर में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हो सकता है कमी रही हो, लेकिन मैं ये नहीं कहता जो कमी नहीं रही थी, लेकिन उस मैनेजमेंट को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने संभाला वो भी काबिले तारीफ है। जहां तक जेवर एयरपोर्ट की बात है, देखिए कनेक्टिविटी अभी जैसे अगर आप कहेंगे जो दिल्ली के 70 से 75 किलोमीटर के रेंज में अभी 3 ऐसे एयरपोर्ट हो गए जो आपको, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऊपर जो प्रेशर था, एक जो दबाव था, वो निश्चित तौर पर वहां पर डाइवर्ट होगा। प्रेम कुमार जी ने कहा जो कि जैसे मुंबई और दिल्ली का जिस तरह से वो अभी तक संभाले हुए था, लेकिन जेवर एयरपोर्ट हो जाने से वो निश्चित तौर पर वहां का जो डाइवर्सन टाइमिंग को है, लेकर के भी सवाल उठाया रमाकांत जी कि क्यों चुनाव से ठीक पहले भूमि पूजन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। मैं बता रहा हूँ सांची जी, देखिए ऐसा होता है, ठीक है, विपक्षियों का काम है वो किस तरह से उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कैसे वो उस चीज का विरोध करते हैं, कैसे उस बात को रखते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए, चुनाव से पहले क्या हम विकास के कार्यों को पीछे छोड़ दें क्योंकि चुनाव 4 महीने के बाद होने वाला है? क्या इस चीज को देश मानेगा? क्या क्या जनता इस चीज को मानेगी? देखिए, चुनाव अपने तरीके से होता है, संवैधानिक तरीके से होता है, उसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। विकास के काम आपको निरंतर होते रहने चाहिए, और इसमें 4 महीने के बाद अगर मान लीजिए इलेक्शन होना है तो क्या हम सारे विकास के काम छोड़ दें? क्या हम देश के जनता की समस्याओं को न सुने? क्या इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी विपक्षी हैं वो वैसे ही अंगुली उठाएंगे, लेकिन हमारा काम है विकास के एजेंडे को बढ़ाना, जन समस्याओं को सुनना, उनकी कनेक्टिविटी, उनका शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, जिस तरह से अपराधों के ऊपर में लगाम लगाया गया है यूपी में, बिल्कुल काबिले तारीफ है इस चीज को। अच्छा प्रेम कुमार जी, यहाँ पर रमाकांत जी ने स्पष्ट तौर पर कोशिश की कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को पोर्ट्रे किया जा रहा है कुछ ज़्यादा अधिक, कि सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर लिया है, जबकि जो मेजर परेशानियां हैं, जो गंभीर परेशानियां हैं उत्तर प्रदेश की, उन्हें अभी के लिए नज़रअंदाज किया जा रहा है और शायद विपक्ष उसको उठा भी नहीं पा रहा है, पकड़ भी नहीं पा रहा है? देखिए, रमाकांत जी की बात से सहमत हैं कि विकास के कार्य को कभी रोका नहीं जा सकता कि चुनाव हो तो हम नहीं करेंगे या भूमि पूजन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। भूमि पूजन हो रहा है और इसका एक निर्धारित समय है, 2024 में इसको बनना है, उससे पहले तो बन नहीं जाएगा, और आज भूमि पूजन हो रहा है तो प्रक्रिया ये चलती रहेगी, चलती रहनी चाहिए। मैं 2 दिन पहले जेवर गया था और जेवर में जो लोगों से बातचीत हुई, उनकी समस्याएं हमने जानने की कोशिश की, तो ये जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ किसानों की जमीन जो अधिग्रहित की गई और जो भी किसानों से जमीन ली गई उसका जो मुआवजा तय हुआ, वो मुआवजा पूरा, माने लोग कहते हैं कि मायावती जी की सरकार में अगर 7 लाख से थोड़ा ज्यादा था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 गुना बढ़ा था, तो और बीजेपी की सरकार में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। ये किसानों का दर्द है और वहां उनका ये सबसे बड़ा मुद्दा भी है कि हमसे जमीन तो ले ली गई है, लेकिन हमारे मुआवजे जो हैं वो सर्किल रेट से कई गुना ज्यादा देने की बात थी, उन सबको पूरा नहीं किया गया और 1 रुपया भी नहीं बढ़ा।
जी। तो ये एक बात है, इसको तो एड्रेस करना पड़ेगा ना। जी, जी। योगी सरकार को, किसानों को ये बताना पड़ेगा क्या जेन्युइन है क्या नहीं है, और उनकी मांग जो है सुननी पड़ेगी। अच्छा, ये तो ये मेजर बातें भी हैं। डिस्प्यूट है। ये तो मेजर जी, जी। डिस्प्यूट है रमाकांत जी। इस पर क्या और कहेगी सरकार कि अगर देखिए किसान सांची जी, असंतुष्ट है, जिस जमीन को अधिकृत कर कर आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, जिसकी वो जमीन है वो असंतुष्ट है, तो ये तो गंभीर विषय होना चाहिए और प्राथमिकता इसको पहले देनी चाहिए। बजाय भूमि पूजन की और कार्य शुरू करने को लेकर जो चर्चा हो रही है वो अलग है। देखिए सांची जी, ऐसा है, मैं एक चीज बता दूं आपको, चाहे जेवर एयरपोर्ट की बात हो या श्री राम मंदिर के लिए जो हम लोगों ने जो भूमि अधिग्रहण किया है, निश्चित तौर पर उसके में किसी भी किसान का ऐसा नहीं है जो कि किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन अभी तक आया है। और उनको जिस तरह से 4 गुने मुआवजे, 5 गुने मुआवजे के ऊपर में इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो कि जिस तरह से अध्यादेश ला करके एक जमीन की 4 गुने तरीके से 4 गुना रेट दे करके अधिग्रहित किया गया है, तो किसी भी किसान का ऑब्जेक्शन सामने में नहीं आया है। जो कि इस तरह के ऊपर में सरकार किसी तरह का कोई ऐसा जो उस चीज को देखे या वो मतलब किसी तरह की बात हो, इस तरह का कोई अभी समस्या नहीं आया है। चलिए, आपने देखा प्रेम होगा कुमार जी, आप 5800 किन किसानों से मिलकर आए हो तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या आई नहीं है, कोई शिकायत पहुंची नहीं है सरकार के पास? शायद पता नहीं हो रमाकांत जी को, लेकिन जेवर का ये सबसे प्रमुख जो चुनावी मुद्दा है उसमें से ये एक प्रमुख मुद्दा है कि चलिए, किसानों को हमारे उसके सहयोगी हमारे मुआवजा साथ मिले। मौजूद हैं। राजकुमार, ये एक गंभीर मसला उठ रहा है, जेवर एयरपोर्ट को लेकर बार बार शोर हो रहा है, हल्ला हो रहा है। नोएडा में इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही है, लेकिन अगर लोगों से जुड़े हुए मुद्दों का जिक्र करें, जो भी परेशानियां आ रही हैं धरातल पर, इसको लेकर असलियत क्या है, बताइए राजकुमार। सांची, बिल्कुल 22 लाख रुपए बीघे के हिसाब से इस ज़मीन का जो मुआवजा है वो तय किया गया है। और मुआवजा देने के साथ साथ जो 7 गांव हैं, जिन गांवों की ज़मीन अधिकृत की गई है, उसके हर किसान को, हर वयस्क व्यक्ति को अलग से एक ज़मीन निर्धारित की गई है, जिसमें प्लॉटिंग करने का पूरा प्रावधान है और प्लॉटिंग कर भी दी गई है। वहाँ के विधायक, जो जेवर के विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, ऐसा नहीं है कि लोगों ने विरोध नहीं किया, इसमें लोगों ने निश्चित तौर पर विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ वहाँ के जो गाँवों के जो प्रधान थे, उनकी एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद उन्होंने तमाम तरह के मसले, ये मसला पिछले 6 महीनों से लगातार चला आ रहा है। हालांकि विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से इस मसले को उठाना चाहिए, शायद वो उस तरीके से उठाने में ज़मीनी स्तर पर कामयाब नहीं हुए। और यहाँ से एक किसानों का, जो 5 गाँवों के जो प्रधान थे, उनका एक प्रतिनिधि मंडल तकरीबन 2 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिला। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक हाई पावर एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सीईओ हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह, उनको उसका अगवा बनाया गया है। जो मंडल आयुक्त हैं वो उसमें हैं, जिलाधिकारी हैं वो उसमें हैं, जो किसानों के साथ लगातार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तरह तरह के प्रयास करें। रोजगार के अवसरों की स्थिति ये है कि जो भी सरकारी जो योजनाएं आएंगी, उन योजनाओं में जो ग्रामीण होंगे, जिनकी ज़मीन अधिग्रहित की जा रही है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हर परिवार से एक वयस्क को नौकरी देने की बात घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। और बहुत सारे मसले कल और सारे समाधान होने की और उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि आज यानी भी अभी कुछ जितने भी भारतीय जनता डिस्प्यूट्स पार्टी के हैं, जो चाहे वो वरिष्ठ नेता हैं, सरकार जो के लिए माइनर डिस्प्यूट हो या आम जनता के लिए मेजर डिस्प्यूट्स हो, लेकिन रमाकांत जी, डिस्प्यूट अभी हैं, उन्हें सुलझाना चाहिए, उनको प्राथमिकताओं पर रखना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ बिल्कुल अभी हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ बिल्कुल मीटिंग भी हुई है और कमेटी भी गठित की गई है। जिन 7 गांवों का जिक्र है यहाँ पर, वो नंगला फूलखां है, नंगला चीतर है, नंगला शरीफा है, दयानंदपुर खेरा है, किशोरपुर, रोही और नंगला गणेशी, ये 7 गांवों का जमीन का अधिग्रहण करने की बात है। निश्चित तौर पर देखिए, कमेटी जो बनाई गई है वो हर एक पहलुओं के ऊपर में वो जांच करते हुए किसी भी किसान को असंतुष्ट नहीं किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद भी आश्वासन प्रेम दिया कुमार है। जी सवाल उठा रहे हैं कि डिस्प्यूट है और भूमि पूजन करने की क्या जल्दी हो गई, शायद इसलिए वो टाइमिंग को लेकर सवाल अभी कर रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जो कि कमिटी, किसान जब तैयार हुए हैं और पहले फेज की जहां तक बात हो रही है, पहले फेज के लिए तैयार होना, ये उसी का एक कारक है, जो कि जब तैयार हुए हैं किसान, तभी जा करके
ऐसा नहीं है जो किसान को जबरदस्ती लेकर के और उस पहले फेज की कार्य की शुरुआत की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कमिटी गठित है, हर एक पहलू की जांच करेगी और जहां पर जो असंतुष्ट होंगे उनको संतुष्ट किया जाएगा। चलिए प्रेम कुमार जी, फिलहाल ये जो योजना है इसको तो लागू किया जाएगा, इसको प्रोजेक्ट को पूरा करना ही है, लोगों को मानकर मनवाने की कोशिश रहेगी सरकार की भी, जिन डिस्प्यूट्स का आप जिक्र कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी। लेकिन इसके बाद उम्मीद बहुत सारी है, जैसा कि हमारे सहयोगी राजकुमार ने भी बताया कि प्राथमिकता पर रोजगार देने की जो कोशिश है सरकार की, जो गारंटी दी जा रही है क्षेत्रीय लोगों को, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा सौंदर्यीकरण होगा और अपने आप में न सिर्फ नोएडा को, पूरे देश को ताकत मिलेगी। निश्चित रूप से एक बात तो साफ करना जरूरी है कि जेवर एयरपोर्ट का कोई विरोध नहीं कर रहा है। हर आदमी इससे खुश है क्योंकि इसके आने से इस इलाके का जो पूरी तस्वीर बदल जाएगी। और मांग ये हो रही है, मैंने बात की लोगों से, उनकी मांग ये है कि जो यहाँ डेवलपमेंट होगा उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी, इसको आकर के सुनिश्चित किया जाए। ये प्रमुख मांगों में से मैंने पहले कहा मुआवजा, और फिर ये दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि स्थानीय लोगों को जो रोजगार की संभावनाएं जेवर में उत्पन्न होने वाली हैं उसमें प्राथमिकता दी जाए, ये नीतिगत फैसला हो, ये स्थानीय लोगों की आकांक्षा है। तो निश्चित रूप से ये पहल भी अच्छी है, लेकिन जनता की जो उम्मीदें हैं उसके साथ इसको एकोमोडेट कर किया जाएगा, तब जाकर कोशिश तो सरकार की यही है। और कोई भी सरकार, राज्य सरकार ये नहीं चाहेगी कि कोई प्रोजेक्ट वहां पर बन रहा है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनकर के उभर रहा है, उसमें अगर रोजगार देने का अवसर आए तो बाहरी राज्यों को प्राथमिकता मिले, अपने राज्य को निश्चित तौर पर कोई भी राज्य सर्वोपरि रखेगा। वहां के लोगों को सबसे बड़ी बात, जिस क्षेत्र में बन रहा है वहां उसको प्राथमिकता देनी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमाकांत जी शुक्रिया आपका, प्रेम कुमार जी आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमारे सहयोगी राजकुमार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि जेवर एयरपोर्ट के रूप में ये जो जेवर इस समय नोएडा को, उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को मिला है, और आने वाले दिनों में जब ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा तो कितना सुंदर नोएडा दिखने लगेगा और कितना सुंदर उत्तर प्रदेश चमकेगा, इस जेवर की चमक से देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।